नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। यही आप सबसे मेरा अनुरोध है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं वो है देश का अपमान और क्या सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है इस देश में। भारत में सीबीआई, ईडी या और जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देश का अपमान। आजकल जो चल रहा है जिस तरह से कि इस देश में अगर मोदी जी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ कह दिया गया है तो उसे हम या उसे लोग देश का अपमान कहकर उसको खारिज कर देते हैं। तो क्या मोदी जी देश से बड़े हैं? प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो भी एक संवैधानिक पद पर हैं, तो उन्हें भी संवैधानिक पदों की अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जब किसी संवैधानिक पद पर बैठा होता है, व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर हो, तो वो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल के लिए या कहीं किसी के लिए नहीं होता, वो देश के लिए। तो उसे भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज अगर सरकार के खिलाफ अगर कुछ कह दिया जाए, सरकार के क्रियाकलापों पर अगर कोई उंगली उठा दे, तो उसे देश का अपमान, देश के खिलाफ कई बातें सब कही जाती है। जो हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, जो हमारे खबरिया चैनल, जो नोएडा से, खास करके जो नोएडा से चलते हैं, हिंदी हिंदी भाषी, क्योंकि अंग्रेजी चैनल तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत बातें तो सही कर जाते हैं, लेकिन जो हिंदी चैनल्स हैं वो नहीं। कारण क्योंकि अंग्रेजी समझने वालों की संख्या और हिंदी समझने वालों की संख्या से बहुत कम है, तो वहां तक चलता है। और जो गलत बातें हैं, जो गलत बातें हैं, वो पार्टी तंत्र में उसे इस तरह से प्रचारित कर दिया जाता है कि सही बात उसमें दब कर रह जाती है। मिसाल के तौर पर हमने बिहार और तमिलनाडु की जो घटनाओं को देखा और किस तरह से मनीष कश्यप ने उसे ट्रांसप्लांट करके उसे आगे बढ़ाया, तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, चैनल सरकार के साथ जब खड़े होता है तो वो देश का मान बढ़ा रहा होता है। और अगर वो सरकार से सवाल पूछने लगता है कोई भी व्यक्ति, तो वो देश का अपमान करता है। मैं चाहता तो आज कई फोटोज आपके साथ लगा सकता था, बता सकता था, दिखा सकता था। अगर एक और नैरेटिव, एक और धारणा इन लोगों के द्वारा फैलाई जाती है कि सरकार से सवाल करना मतलब वो विपक्ष के साथ खड़ा है। विपक्ष क्या है भाई? अगर 29%, 39% जनता ने अगर आपको वोट दिया है, आप गिनती में आए हैं, नंबर्स में आए हैं, तो उसके बाद का जो बाकी के जो प्रतिशत बचे हुए हैं वो तो विरोधी को मिला हुआ है। तो सरकार से सवाल पूछना विरोधियों का काम है, वो विरोधी पक्ष नहीं होता। पत्रकार कोई विरोधी पक्ष नहीं हो। अब हम बात करते हैं कि सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग की। दुरुपयोग कैसे हो रहा है? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? कर्नाटका में आपने देखा एक मिनिस्टर के घर से करोड़ों रुपए कैश मिलते हैं, उनके बेटे को 40 लाख रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। मंत्री जी फरार हो रहते हैं, पकड़े जाते हैं शायद, और उन्हें जमानत भी मिल जाती, क्योंकि ईडी, सीबीआई ये कोई उसका विरोध नहीं करता। वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग के और किसी इसमें नहीं फंसते, बाहर आ जाते। सरकारें बदलनी होती हैं, सरकारें गिरानी होती हैं, बीजेपी को सत्ता में काबिज होना होता है, तो फिर वहां पर सीबीआई को पहुंचा दिया जाता है। और जैसे ही सरकारें बन जाती है, सीबीआई फिर वहां से अपना बुरिया बिस्तर उठा लेती है, ईडी वहां से हट जाती है। तो ये क्या बताता है? अभी आपने एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के बारे में देखा होगा।
क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, हमारे लोगों में क्या जहर है, उसके खिलाफ जो सत्ता से सवाल पूछ, कैसी भीड़ तैयार कर दी गई है, किस तरह के लोगों की भीड़ तैयार कर दी गई है कि सरकार से सही चीज पर सवाल पूछना भी लोगों को नागवार गुजरा। वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां की पुलिस द्वारा उसे नोटिस भेज दिया गया। कितने शर्म की बात है। क्या कोई गलत बात पूछा था, कोई गलत बात कहा था? अब लोग कहते हैं कि सरकार के द्वारा उपलब्धियों को क्यों ना बताए। अरे मूर्खों, सरकार तो अपनी उपलब्धियां बताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन क्या वही सरकार अपनी कमियों को बताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है? यही सरकार किसान बिल लेके आई थी, 3 किसान कानून को पारित किया था, उसमें कई खामियां थी। सरकार ने उसके अच्छे पहलुओं को बताया, लेकिन क्या उससे होने वाली खामियों को सरकार ने बताया या बताने का भी जरूरत समझा? वो कानून क्यों बनाया गया था? अपने खास दोस्तों को मदद करने के लिए, पहुंचाने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में उनका आधिपत्य जमाने के लिए ये बातें, इस कानून को लाया गया था। इस बात को कब, अब लोगों को लगता है कि नहीं, वो बिल आया था तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। अब आज पता चल रहा है, आज 12 तारीख, मुझे कल पता चला, 11 मार्च 2023 को पता चला कि जो किसान मोर्चा के जो सदस्य लोग थे, जो नेता थे, उनके घरों पर भी इस समय सीबीआई ईडी के छापे चल रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब एक बार फिर से उन्हें अंदर करने की साजिश, और इसके आड़ में फिर से वही कानून को लाने का काम होगा, उसी तरह के किसी कानून, क्योंकि ये सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। इस बात को आप हमें और आपको समझना पड़ेगा। ये सरकार अगर काम कर रही है तो अपने व्यापारी मित्रों के लिए। इसको हम सब कब समझेंगे? आप काम करिए, सरकार है, सभी के लिए काम करिए, लेकिन जनता का हित पहला होता है। क्या कोई व्यापारी ऐसा है जो जनता का खून चूस के ही वो बड़े होते हैं? आज जो डेली वेजेस जो मिल रहा है लोगों को, आप देख लीजिए किस महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, और लोगों को आज डेली पे जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? तो ये तो खून चूसना ही हुआ। इसके ऊपर सरकार अपना रुख नहीं साफ करेगी, कोई किसी तरह का कोई कानून नहीं लेके आएगी कि मिनिमम आपको इतनी सैलरी देनी होगी। है कोई ऐसा कानून? और जिन्हें उन्हें ना पालन करने वाले लोगों को किस तरह की कार्रवाई होगी? अब बात करते हैं सीबीआई ईडी का एक और खेल जो राजनीतिक गलियारे में चलता है कि ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो 2024 के पहले विपक्ष को तोड़ना चाहती है। हो सकता है वो गलत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये राजनीति से प्रेरित ये छापे नहीं है? 2024 से पहले आप अपने उन रास्तों को साफ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी बुनियाद सही नहीं है। आपने जो चीजें कही थी वो कुछ भी, किसी भी बात पर आप अडिग नहीं है। आपका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो 2 करोड़ लोगों को नौकरी का हो, 15 लाख का रोजगार हो, और भी अन्य बातें। अब हाईवे बना के आप वोट नहीं ले सकते। हाईवे से किसी गांव और ग्रामीण अंचल या गरीबों को उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाईवे से महंगाई उसी रफ्तार से बढ़ रही है। ये वही सरकार है जिसने कभी कहा था कि डॉलर गिरता है तो उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब रुपया गिरता है तो आज अब रुपया गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की साख नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा। ऐसे उल जलूल वक्तव्य देने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। आप बात करते हो, आप बात करने से पहले समझते ही नहीं आप बोल क्या रहे हो। अरे ऐसी बातें करनी है तो चुप हो जाइए, मत कहिए। जनता समझदार है, इतनी तो समझती ही है, लेकिन ऐसी भी बातें मत कहिए कि मैं प्याज खाती नहीं तो मुझे प्याज के दाम मालूम नहीं। आप हवा खाइए, आपको महंगाई से कुछ लेना देना नहीं है।
मैं तो हवा खा के रहता हूं, दिन में एक ही बार खाना खाता हूं, तो मुझे भी महंगाई से कोई लेना, तो दिन में एक ही बार खाना है तो चलो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन वो मजदूर वर्ग है जो दिन में दोनों 3 टाइम खाना खाते हैं, उनकी थाली का तो खाना मत छीनिए। अब आप बात हम कर रहे थे सीबीआई ईडी की। इस समय जो सीबीआई है, तेलंगाना में अगर हम बात करें तो तेलंगाना के जो प्रमुख हैं, उनकी बेटी के ऊपर इस समय ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, वो विपक्ष को एक कर रहे हैं, वो उनकी मुहिम से दिखाई दे रहा है। तो अब इनकी मुहिम एकता को तोड़ा जाए, चंद्रशेखर राव की मुहिम, क्योंकि वही एक ऐसे नेता है जो आग उगल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। तो अब जो सीबीआई है, अब हाँ, इसमें जो इनका जो प्रमुख जो लोग हैं, सभी इनका तालमेल सभी दलों के सभी मुख्य नेताओं से है, सभी बड़े नेताओं के साथ है। इन्होंने अपनी ताकत का भी प्रदर्शन कर लिया, सभी को दिखाया भी। और इनका जो मेन जो इन्होंने काम उत्तरदायित्व सौंपा है दिल्ली में बिठाकर के कविता को, अपनी बेटी को, इनकी बेटी का जो संबंध हर दल के हर नेता से है, जो एक तरह से वो कड़ी का काम कर रही है दिल्ली में बैठकर। अब सीबीआई और ईडी ने जिस तरह से कविता को घेरा हुआ है, तो क्योंकि वो चाहती हैं कविता वो कड़ी है कि इन्हें तोड़ दिया जाए तो चंद्रशेखर का एक हाथ कट जाएगा और विपक्ष के साथ जो एकता का जो कड़ी बनी हुई है वो टूट जाएगा। अब इस खेल को समझिए कि कैसे एक तीर से कई निशाने करने के लिए चल रहे हैं। 2024 इलेक्शन दूर नहीं है और बीजेपी ये समझ रही है कि साउथ में वो एकदम कमजोर है, नॉर्थ में भी कई जगह पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी वो कमजोर है, महाराष्ट्र में भी कमजोर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जो सहानुभूति की लहर उद्धव जी के साथ है, वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ जाएंगी और बीजेपी के खिलाफ जाएंगी। तो रास्ते बड़े कठिन है 2024 के। और उसके ऊपर जो और कठिनाई का काम जो कर रहे हैं वो है चंद्रशेखर राव। किस तरह से चंद्रशेखर राव इसमें भिड़े हुए हैं, तो उनकी बेटी को किस तरह से रोका जाए। अब उन्हें शराब घोटाले में पकड़ा जा रहा है। शराब घोटाले में कोई एक साउथ का कोई एक बंदा है जिसका नाम आया है और उसका लिंक जो है वो कविता जी के साथ है, कविता के साथ है। अब इसी लिंक के सहारे ईडी इनसे पूछताछ कर रही है कि सिर्फ कहीं कभी अगर हम भी, मैं भी और आप सुनने वाले भी, अगर पता चला कि आपका भी नाम हो गया और आप भी चाय पीने के लिए कहीं चंद्रशेखर राव के पास पहुंच गए हो और 2 नेताओं से अगर आपने मिल लिया, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन सीबीआई और ईडी आपके घर भी पहुंच जाएगी। तो ये वही है, उन्हें भी अंदर करना है और उसी बहाने विपक्ष की जो एकता की जो कड़ी सूत्र है उसे तोड़ना है। ये साजिश है चल रही है केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के पीछे अभी पता नहीं, अगर वो सही है, अगर बात सच है, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं अगर वो वाकई में सच है तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी करप्शन, जीरो करप्शन कहकर पैदा हुई थी, अगर वो 1 रुपए का भी करप्शन कर रही है तो वो 1 करोड़ और 1 अरब करप्शन के बराबर है। लेकिन सीबीआई ने इतने छापे मारे, इतने सबके 1 रुपए भी नहीं अभी तक बरामद कर पाई है, तो इसे क्या कहें? इसे राजनीतिक विद्वेष कहें, ये कहें कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने का ये एक तरह से ये एक काम चल रहा है
केंद्र सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के तहत आती है और वो एक मुहरा है, उसी से काम करवा रहे हैं ये लोग। और अब पता चला है कि अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है या करने जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि सीबीआई तो कुछ कर नहीं पाई, तो अब ईडी ही एकमात्र एक ऐसी एजेंसी रह गई है, ईडी रह गई है कि ईडी भी अब गिरफ्तार ये करके 8-10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जो भी है अब वो खींचे और गिरफ्तारी ले। हम जब सीबीआई ईडी की जब संरचना हुई थी तो ये देश की एक साख वाली एजेंसी हुआ करती थी। लोग उस पर, उनकी जांच पर भरोसा करते थे कि सीबीआई और ईडी अगर यहां पर है तो जांच। ईडी कब आती है? जब मनी लॉन्ड्रिंग, कोई मनी ट्रेल अगर होता है तो ईडी को लाया जाता है। आज ऐसे ही सरकार ने चाहा और ईडी को भेज दिया, कोई मनी ट्रेल है नहीं, फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना के पूछताछ हो रही है। तो ये क्या है? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, नहीं तो और क्या है। उन्हें एक तरह से खिलवाड़ बना के रख दिया है। और भी जांच एजेंसियां है, पुलिस है, लोकल पुलिस है, बाकी सब है, सब हटा के सीबीआई का मतलब अब हो गया है, जैसे कहा गया था पिंजरे में बंद। तो एक समय कहा जाता था कि कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसी जमाने में यह भी कहा जाता था। आप याद रखिए, इंदिरा जी के भी जमाने में सीबीआई था। उस समय सीबीआई की साख बड़ी मजबूत थी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि सीबीआई का जो दुरुपयोग शुरू हुआ था वो राजीव जी के जमाने से शुरू हुआ था, राजीव गांधी के जमाने से शुरू हुआ था। और वही दुरुपयोग अब वो बढ़ते बढ़ते उस स्तर पर आ गया है, क्योंकि एक जमाने में इसी सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था और आज उसी सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय फड़फड़ाने के। और वो जाता है, लोगों को पकड़ता है, जेल में डालता है, पूछताछ के नाम पर महीनों सालों जेल में वो बंदा बंद रहता है। बाद में क्या निकल के आता है कि कुछ नहीं। अनिल देशमुख जी के केस में आपने देखा किस तरह से उन्हें जेल में साल भर रखा गया और बाहर निकला तो न्यायालय ने क्या, माननीय उच्च न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा, इनके ऊपर तो केस ही नहीं बनता है। तो ये क्या है? ये शर्म की बात है हमारी न्यायपालिका पर, इस तरह के कानून पर कि कैसा कानून है जिस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और केंद्र सरकार ऐसे कानूनों का, लचीलेपन का फायदा उठाकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ध्यान रहे, मैंने केंद्र सरकार कहा। केंद्र सरकार आज बीजेपी है, कल कोई और होगा, वो भी दुरुपयोग करेगा, इससे भी ज्यादा दुरुपयोग करेगा। जो सत्ता में आएगा वो इसका फायदा उठाएगा। तो हमें ऐसे कानून की आवश्यकता है जहां पर सीबीआई, ईडी और भी जो हमारी जांच एजेंसियां वो स्वतंत्र रूप से काम करें, वो किसी के अधीन ना होकर काम करे। मैं तो ये कहूंगा इन एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर देना चाहिए, उनके दिशा निर्देश पर ये काम करे, ना कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश। इस पर एक पहल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये ऐसा होता रहेगा देश में, हम ये कह सकते हैं कि न्याय नहीं मिल सकता, या न्याय मिलने में ऐसे ही देरी होती रहेगी। और लोग, अनिल देशमुख जैसे 1 साल जेल में थे, सत्येंद्र जैन इतने सालों से जेल में है, आज तक चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं हुई है पता नहीं, कब होगी वो भी पता नहीं। मनीष सिसोदिया को तो आप देख ही रहे हैं, और भी नेता के कविता लाइन में खड़ी है, और 2024 इलेक्शन आते आते और भी नेता जेल में होंगे, क्योंकि विपक्ष को कमजोर करना ही एकमात्र बीजेपी की चाल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की यही चाल है, क्योंकि तभी इन्हीं के सहारे, सीबीआई के सहारे 2024 का इलेक्शन जीत पाएंगे। यही मैं कहता हूं और ये मैं हमेशा कहता रहूंगा। इस पर आप सभी भी ध्यान दें और विश्वास करें, यही होगा। धन्यवाद।